हेलो एम्बाइबर्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द सेशन। आई होप आप सारे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। दिस इज सुरभि गंगवार, योर मैथमेटिक्स एक्सपर्ट, और मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अमेजिंग सेशन, दैट इज रियल नंबर्स वन शॉट। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। दिस इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर एंड बच्चों ने काफी पहले पढ़ा था, बट स्टिल फ्यू ऑफ स्टूडेंट्स फॉर आस्किंग फॉर द वन शॉट ऑफ दिस सेशन। सो मैंने सोचा कि ये आप लोगों के लिए बना देती हूँ एक वीडियो, सो दैट आपको पढ़ने में समझने में आसानी हो, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर और समझना भी बहुत आसान है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ सुरभि गंगवार। एम्बाइब के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ, हैविंग 9 ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, ट्यूटर्ड एंड मेंटर्ड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज स्कूल एग्जाम। ओके, चलो मूव कर जाते हैं। और आज हम रियल नंबर्स का वन शॉट कर रहे हैं। तो हमारे इस सेशन में जो कॉन्सेप्ट्स कवर होने वाले हैं वो क्या क्या कवर होने वाले हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एलसीएम एंड एचसीएफ, इरेशनल नंबर्स एंड प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे। और स्टार्ट करते हैं आज का ये अमेजिंग सेशन विद द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। Okay, so we already know that factorizing a positive integer is a bit like a gardening. Simple है, बहुत आसान होता है फैक्टराइज करना, किसी नंबर के फैक्टर्स निकालना। बहुत ही बेसिक चीज है, हम बचपन से उसको सीखते हुए आ रहे हैं कि उसके एक एक स्टेप को अलग अलग करते चले जाना, उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते जाना। जैसे कि 36 को 2 इंटू 18 लिख दिया, फिर 18 को 6 इंटू 3 लिख दिया, एंड सो ऑन। सो दिस इज सिंपल फैक्टराइजेशन. Simple factorizing. Okay, the factorizing of a positive integer is bit like a gardening, nothing else. Okay, so factorization step by step करते चले जाएंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो 36 का 18, फिर 18 को फर्दर फैक्टराइज किया, फिर 6 को फर्दर फैक्टराइज किया। यू कैन जस्ट सी दिस ट्री एंड यू कैन जस्ट रिलेट दिस विद योर रियल लाइफ ऑल्सो, यू कैन जस्ट रिलेट दिस विद द नंबर ऑल्सो, है ना। तो दोनों चीजों से आप इसे रिलेट कर सकते हो। इट्स सो सिंपल, एक एक चीज के आगे फर्दर स्टेप्स निकलते चले जा रहे हैं। जैसे ट्री में आगे जाके उसकी एक एक स्टेम निकलती चली जाती है, बहुत ही सिंपल है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बेसिकली क्या कहता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का कहना सिर्फ इतना है, वैसे तो हम इसे बचपन से पढ़ते चले आए हैं, बट नाम अब जाना है। सो एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो जो भी कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस इज द सिंपल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एंड वी ऑलरेडी न्यू दिस कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर के हम फैक्टर्स करके उसको प्राइम के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। दिस फैक्टराइजेशन इन यूनिक, ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि दो नंबर्स का फैक्टराइजेशन बिल्कुल सेम हो, नहीं। दिस फैक्टराइजेशन इन यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऐसा ना हो कि ऑर्डर की बात करने लगो, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। चाहे आप 36 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख दो या 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर मैटर नहीं करता। लेकिन हर एक नंबर का फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। ठीक है, चलिए अब कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर प्राइम नंबर। सिंपल, तो इसीलिए तो हम उसको दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाते हैं, है ना। तो यही उसकी बेसिक डेफिनेशन है। अब यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है और आपको इसको कनेक्ट करना है। आपको दे रखा है कुछ नंबर्स और आपको उनके रिस्पेक्टिव प्राइम फैक्टराइजेशन से उसे कनेक्ट करना है। तो अगर मैं बात करूं 100 की, तो सो सिंपल, 100 के फैक्टर्स कितने होते हैं? 5 उसका फैक्टर है, 5 उसका फैक्टर है, और 2 उसका फैक्टर है, और 2 उसका फैक्टर है। सिंपल। और अगर हम 63 की बात करें तो 7 है, 3 है, और 3 है उसका फैक्टर। सिंपल। एंड नाउ लेट्स सबमिट दिस। यस, दिस इज ट्रू। तो दिस इज एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन, बहुत ही आसान था, कुछ इसमें ऐसा था ही नहीं, जस्ट उसको कनेक्ट कर देना था बबल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है इस तरह के क्वेश्चंस आपके स्कूल एग्जाम में बहुत बनते हैं। शो दैट 12 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये बताओ कि ये जो नंबर है वो कभी भी 0 या फिर 5 से एंड नहीं होगा, चाहे पावर में कुछ भी नंबर पुट कर दो। तो जो नंबर 0 से एंड होते हैं, अगर हम सिंपल 12 के फैक्टर्स करें तो 12 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 इंटू 3 इंटू 2, ये आएंगे ना फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स में 5 नहीं आ रहा, और इसके फैक्टर्स में अगर 5 नहीं आ रहा है, ठीक है, इसके फैक्टर्स में अगर 5 नहीं आ रहा है, तो ये 5 से तो एंड हो ही नहीं सकता, है ना। और 0 से एंड होने के लिए भी इसमें 5 और 2 आना चाहिए, है ना। तो अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको कैसे लिखते हो? लिखने का तरीका बताती हूँ, क्योंकि आप सबको पता है, बट ये नहीं पता है कि लिखते कैसे।
इफ एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0 और 5 इट ऑलवेज डिविजिबल बाई 5। कोई भी नंबर जिसकी डिजिट लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो तो वो हमेशा 5 से डिविजिबल होता है। 12 to the power n end with the digit 0 it must be divisible by 5, इसको 5 से डिविजिबल होना जरूरी है। This is possible only if prime factorization of 12 to the power n contains the prime number as 5, क्योंकि 2 तो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट इसमें ऐसा नहीं है, तो इसीलिए ये कभी भी डिजिट 0 और 5 से एंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ इसी तरह से हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, अब कहता है कि अगर मैंने कोई एक नंबर लिया, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी, कोई दूसरा नंबर लिया, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी, क्या विदाउट प्राइम फैक्टराइजिंग किए आप किसी नंबर ये बता सकते हो कि उस नंबर का ये फैक्टर होने वाला है? जैसे कि मैं ऐसा बोलूं कि कोई एक नंबर मैंने बोला 68 और मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ कि 68 का एक फैक्टर 2 जरूर होगा। और क्या आप हर बार ऐसा बता सकते हो? क्या आप विदाउट डूइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन कोई भी एक नंबर मैं आपसे बोलूं और आप बता सकते हो कि उसका ये प्राइम फैक्टर होने वाला है? तो चलो देखते हैं। यस, समटाइम्स डेफिनेटली हम बता सकते हैं, बट नॉट एवरी टाइम। If the number is even, then it has 2 as a prime factor definitely। जैसे 68 का मैंने एग्जांपल लिया, तो क्योंकि वो इवन है तो डेफिनेटली उसका 2 एक प्राइम फैक्टर होगा। अगर उसकी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो उसका 3 प्राइम फैक्टर होगा डेफिनेटली। If the number ends with 0 or 5, then it has 5 as a prime factor, simple। If the number ends in 0, then it has 2 and 5 as a prime factor, simple। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें पता है, बट नॉट एवरी टाइम वी कैन नॉट से कि हम हर बार तो नहीं बता सकते, बट हाँ समटाइम्स डेफिनेटली हम बता सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ बेसिक चीजों को ध्यान रख के। ठीक है, अब बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स की। तो अभी तक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मैंने आपको बताया और होपफुली वो आपको समझ आ गया होगा, उससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एलसीएम एंड एचसीएफ। Numbers can be broken down into smaller values of फैक्टरिंग। हम किसी भी नंबर को छोटी छोटी वैल्यू के फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। ऑब्वियसली किसी बड़े नंबर को हम छोटे छोटे नंबर्स की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, किसी बड़े नंबर को हम छोटे छोटे नंबर्स की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं डेफिनेटली, ये तो हमने पढ़ा ही था। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं कि उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में उसे ब्रेक करना। जैसे हम 20 की बात करें तो 20 को हम 2 into 2 into 5 लिख सकते हैं। 231 की बात करें तो उसको हम 2 into 7 into 11 लिख सकते हैं, है ना। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स है, क्योंकि यहाँ पे 2, 2 और 5 प्राइम है, 3, 7 और 11 प्राइम है, तो दिस इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? दो नंबर्स की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू इंटीजर्स इज द हाईएस्ट नंबर दैट इवनली डिवाइड्स बोथ ऑफ देम। दोनों नंबर्स के लिए सबसे बड़ा वो नंबर जो उन दोनों को डिवाइड कर दे इज कॉल्ड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि अगर मैं बात करूं 30 और 50 की, तो इन दोनों में कॉमन नंबर 2 है और कॉमन नंबर 5 है। दैट मींस 2 into 5 दैट मींस 10। 10 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्योंकि 30 और 50 दोनों 10 से डिविजिबल है ना। 30 और 50 5 से भी डिविजिबल है, 30 और 50 2 से भी डिविजिबल है, लेकिन उन सब में सबसे बड़ा 10 है, तो इसीलिए 10 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 10 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्योंकि ये फैक्टर है, तो जनरली ये उन नंबर से छोटा या उनमें से किसी एक के बराबर ही होता है। ठीक है, तो ये बात हमेशा माइंड में रखना कि फैक्टर्स अगर निकालने हैं, फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब है कि वो नंबर्स उससे डिविजिबल है, वो नंबर्स उससे डिविजिबल है तभी तो वो फैक्टर है ना। तो क्वेश्चंस की एप्लीकेशंस में भी हमेशा याद रखना कि फैक्टर मतलब वो जो नंबर है जो आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं वो नंबर उस नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, ये बात आपको अगर पता है तो आप इजीली एप्लीकेशंस में इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अब हमें समझ आ गया, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। जैसे कि यहाँ पे 3 into 1 3 है, 3 into 2 6 है, 3 into 3 9 है, 3 into 4 12 है, 3 into 5 15 है, 3 into 6। सिंपल अगर हम इस तरह से करते हुए चले जाएं तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये जो जितने भी नंबर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं इन सबके अगर मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करूं, अगर इन सबके हाईएस्ट कॉमन की फैक्टर्स की बात करूं, इन सबके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स की बात करूं, तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि 3 इन सब में है, 3 इन सब में है, मतलब ये सारे नंबर्स 3 से बेसिकली डिविजिबल है।
ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, अब अगर मैं बात करती हूँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, 3 इंटू 2 6 है और 3 इंटू 2 इंटू 2 आपका 12 है। तो अगर मैं इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करूं तो 3 भी आएगा और 2 भी आएगा, दैट मींस उस केस में 6 हो जाएगा। तो ये 6 इन दोनों में से किसी एक के इक्वल होता है, मतलब किसी एक के इक्वल है। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो तो या उन दोनों नंबर से छोटा होता है या उन दोनों में से किसी एक छोटे वाले के इक्वल होता है, छोटे वाले के इक्वल हो सकता है, क्योंकि वो फैक्टर है तो डेफिनेटली वो ऐसा ही होगा। फैक्टर का मतलब ही क्या होता है कि वो बड़ा नंबर उससे डिविजिबल है। नेक्स्ट आता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? वो स्मॉलेस्ट नंबर जो कि उन नंबर्स का मल्टीपल है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 9 एंड 12 की, तो 9 के मल्टीपल्स अगर मैं लिखूं तो 9, 18, 27, 36, 45, 44, 63, 72। 12 के मल्टीपल्स लिखूं 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 एंड 96। ऐसे अगर मैं इसको लिखती चली जाऊंगी तो आई विल बी गेटिंग, इनके जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो मुझे कई सारे मिल जाएंगे। आप यहां देख सकते हो 36 भी है, 72 है और उसके बाद भी एक और कई सारे इनके मल्टीपल्स मिलेंगे, लेकिन उनमें से मुझे लीस्ट वाला देखना पड़ता है, क्योंकि ऐसे तो कई सारे उनके मल्टीपल हैं। तो मल्टीपल के केस में हम हमेशा लीस्ट मल्टीपल की बात करते हैं, इसीलिए उसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। मल्टीपल्स आइडियली देखे जाए तो n नंबर ऑफ मल्टीपल्स होंगे, 9 एंड 12 के कॉमन मल्टीपल्स होंगे, लेकिन उनमें से सबसे छोटा वाला 36 है, सो इसीलिए इसका एलसीएम जो होगा वो 36 होगा। वेरी सिंपल, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। लेट सपोज आपके पास दो नंबर्स दिए जाएं, प्राइम फैक्टराइजेशन इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड, जनरली हम उसी मेथड को यूज करते हैं। लेट सपोज आपसे मैं कहूँ कि 204 है और 100 है, आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। दोनों नंबर की क्या कर लेनी है? प्राइम फैक्टराइजेशन। और 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। दोनों नंबर की हमने क्या कर ली? प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब जैसे ही आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है? अब आपको करना पड़ता है यहाँ पे इन दोनों में कॉमन मल्टीपल्स को ढूंढना पड़ता है। अगर आपको एलसीएम निकालना है, अगर आपको इनका एलसीएम निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा कि दोनों में जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो कौन कौन से हैं। वो पहले तो हम एचसीएफ के बारे में बात करेंगे। तो जो इनका एचसीएफ आएगा, दोनों में 2 प्रेजेंट है तो 2 आ गया, दोनों में 2 प्रेजेंट है तो 2 आ गया, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं बन रहा। तो इनका जो एचसीएफ है वो 4 है, क्योंकि 4 एक ऐसा नंबर है जिससे ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। आप देख सकते हो, है ना। 4 एक ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों नंबर्स आपके यहाँ पे डिविजिबल आ रहे हैं। क्लियर? जल्दी से देख लेंगे सब लोग, है ना। कुछ भी समझ नहीं आएगा तो आप मुझसे डायरेक्टली यहाँ पे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो सिंपल एंड सो इजी एंड सो, मतलब क्या ही बोलूं मैं, ठीक है। अब अगर मैं इनके एलसीएम की बात करती हूँ तो एलसीएम के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? जो दोनों में कॉमन है उसको एक ही बार लिखते हैं, 2 इंटू 2, और जो कॉमन नहीं है इस बार हमें उसे भी लेना पड़ता है। तो पहले हम उसको नहीं ले रहे थे एचसीएफ के केस में, जो कॉमन नहीं है, लेकिन अब हमें उसे लेना पड़ेगा जो कॉमन है। तो यहाँ पे अगर मैं इनके एचसीएफ की बात करूंगी तो आएगा 4, और एलसीएम की बात करूंगी तो ये जो आपको यहाँ पे मैंने लिख के दिया है ये पूरा का पूरा इनका एलसीएम बन जाएगा। एलसीएम के केस में जो कॉमन है उसको भी लेते हैं, ठीक है। दोनों में हमारे पास जो कॉमन है उसको भी लेंगे, है ना, और जो कॉमन नहीं है उसको भी हमें बाय द एंड लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे बन जाएगा कितना? ये आपका एलसीएम बन गया है, ठीक है। ये आपका कितना बन गया? एलसीएम बन गया है। क्या बन गया? ये आपका एलसीएम, ठीक है। तो इस तरह से हम एलसीएम निकाल सकते हैं और इस तरह से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। सो सिंपल। अब कई बार हमें पावर्स के बारे में बात करनी होती है, जैसे कि मैं आपसे कहूं 100, तो 100 को हमने डायरेक्टली लिख दिया था 5 इंटू 5 और इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और अगर मैं आपसे कह देती, लेट सपोज मैं बोल देती आपको यहाँ पे 1000, लेट सपोज, ठीक है। तो 1000 को भी हम कैसे लिख सकते थे? 5 इंटू 5 और 2 इंटू 2, 100 तो आता ही आता, 100 तो उसमें आ ही रहा है, और 100 के अलावा और क्या आ रहा है? 100 के अलावा उसमें कितना और आ रहा है? 10 और आ रहा है ना। इसको हम कितना लिख सकते हैं? 100 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो 100 का तो ये हो गया,
और 10 के और लिख लो 5 इंटू 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। अब अगर मुझे एलसीएम लेना है तो एलसीएम के लिए जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी मैक्सिमम पावर को हम कंसीडर करेंगे, और इनका एलसीएम 1000 आएगा, क्योंकि 1000 वो नंबर है जो इन दोनों से डिविजिबल है। और अगर हम इनका एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ के लिए दोनों की जो मिनिमम पावर है हम उसको कंसीडर करेंगे, और इनका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 100। आप यहाँ पे इसको देख सकते हो इजीली। मेरी बात समझ में आ रही है क्या हमने मैं क्या कह रही हूँ बाय दैन? ठीक है, तो ये सिंपल है। जब आप एलसीएम निकालते हो तो एलसीएम के लिए दोनों की जो दोनों में जो कॉमन फैक्टर उनकी मैक्सिमम पावर लेनी है, जो कॉमन फैक्टर नहीं है वो भी लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़े। इसी के साथ साथ आपको आई होप ये पूरा पाठ समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ ना आए। एवरीथिंग इज सो सिंपल। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे ये क्यूब होगा, मैंने गलती से 2 लिख दिया है, मैंने गलती से यहाँ 2 लिख दिया है। ठीक है, ये 2 होगा और यहाँ 2 ही आएगा। ठीक है, सो सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। अब एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 2 tanks contain 504 and 735 liters of milk respectively. Find the maximum capacity of container which can measure the milk of the either tank or exact number of times. मतलब कि वो कंटेनर बताना है जो उन दोनों को एग्जैक्टली मेजर कर सके, मतलब वो नंबर बताना है जिससे ये दोनों एग्जैक्टली डिविजिबल हो। मतलब दोनों का क्या बताना है? ऑब्वियसली आप थोड़ा दिमाग लगाओ और मुझे इसका आंसर कमेंट्स में करोगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे मेरे सारे बच्चे। एवरीवन क्विकली गिव द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योर ओन। कमेंट्स में मुझे बता दीजिए कि मुझे निकालना क्या है बेसिकली, अगर मैं बात करूं तो। क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। ऐसा नंबर निकालना है जिससे ये दोनों डिविजिबल हो, तो डेफिनेटली हमें दोनों का निकालना पड़ेगा एचसीएफ। ऐसा नंबर जिससे ये दोनों डिविजिबल हो, मतलब वो नंबर इन दोनों से में से किसी एक से छोटा होगा या किसी एक के इक्वल हो सकता है, तो हम इनका एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ के लिए हमें इसके प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो 504 के प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 2 and 2 5 जा, 2 2 जा, एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा, और 2 6 जा, 63 21, ये बन गया। अब ऐसे ही मैं 735 के फैक्टर्स निकाल लेती हूँ, है ना? तो सिंपल है, पहले 3 से निकालते हैं, इजी से चलते हैं। यस 265, एक मिनट, ये 3 है ना, 4 जा 245, और अब मेरे को डायरेक्टली 3 तो नहीं मिलने, 5 मिलने वाला है। हाँ ये मिल रही है, देखो। अब मुझे अगर इनका एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के लिए मुझे क्या लेना पड़ता है? दोनों में जो कॉमन मल्टीपल फैक्टर्स है। तो यहाँ 3 प्रेजेंट है तो 3 हो गया, 7 प्रेजेंट है तो 7 हो गया, और कुछ नहीं है कॉमन। इसमें 7 है और इसमें 3 है। दूसरा 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। इसमें 3 है 2, लेकिन इसमें एक ही 3 है। तो आंसर आ जाएगा 21 लीटर्स। तो ये वो मेजर है जिससे हम इसका भी मिल्क और इसका भी मिल्क मेजर कर सकते हैं। मतलब ये वो नंबर है जिससे ये दोनों नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। जो आपका 504 है वो भी 21 से डिविजिबल होगा, जो आपका 735 है वो भी आपका 21 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये 21 लीटर्स वो मेजर है जिससे इन दोनों टैंक्स का जो मिल्क है वो रिस्पेक्टिवली पूरा का पूरा एग्जैक्टली इन दोनों से मेजर होने वाला है। समझ में आया कैसे कर रहे हैं? आई होप सो क्लियर आ रहा होगा। सारे बच्चों को ये बात समझ में आ रही होगी कि कैसे किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Let's solve one more question. The next question is Ravi and Shikha drive around a circular sports field. Ravi takes 16 minutes to take one round, while Shikha completes the round in 20 minutes. If both start at the same point at the same time and go in the same direction, after how much time will they meet at the starting point? अब डेफिनेटली एक तेज चल रहा है, एक धीरे चल रहा है, तो जरूरी नहीं एक राउंड के बाद तो वो मिले नहीं होंगे। मतलब जब वो मिले होंगे तो उनको काफी मिनट्स हो गए होंगे, मतलब 16 मिनट्स के बाद भी नहीं मिले होंगे। जैसे ही ये आगे
रवि ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, शिखा ने भी चलना स्टार्ट किया, है ना, तो आपका रवि जो है उसको 16 मिनट लग रहा है तो वो तेज चल रहा है, शिखा 20 मिनट्स में। रवि ने जब तक यहाँ पहुंचा होगा, शिखा जब पहुंचेगी तो रवि आगे बढ़ गया होगा, तो मतलब जो टाइम आएगा वो इन दोनों से बड़ा होगा। जब टाइम इन दोनों से बड़ा होगा दैट मींस अब आपको निकालना है इनका एलसीएम। तो 16 और 20 का आप निकाल दो मुझे एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं? 16 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 20 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 5। अब अगर आपको इनका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए आप देखोगे दोनों में जैसे कॉमन फैक्टर 2 है तो 2 की मैक्सिमम पावर और 5 प्रेजेंट है तो उसको भी हमें यहां लेना पड़ेगा। तो 16 इंटू 5 यानी कि 80 मिनट्स, तो दोनों कहीं जाके 80 मिनट्स के बाद मिलेंगे। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को चेक करते हैं कि बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है। जब हमें ये पता चल जाएगा ना कि क्या निकालना है, कि वो जो क्वांटिटी है वो क्या है, क्या वो ऐसा नंबर है जो उन दोनों से डिविजिबल हो, तो मतलब वो एलसीएम होगा। यहाँ पे ये जो 80 है ये 16 और 20 दोनों से डिविजिबल है। क्या वो ऐसा नंबर है जिससे वो दोनों नंबर डिविजिबल हो, तो एचसीएफ होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 245 एंड 900? इट्स सो सिंपल। 245 के फैक्टर्स कर लीजिए, 900 के फैक्टर्स कर लीजिए। नाइन हंड्रेड के फैक्टर्स कर लीजिए। यहाँ पे देखो, ठीक है, तो हमने इनके फैक्टर्स कर लिए हैं। अब इन फैक्टर्स में हम ढूंढ रहे हैं इनके कॉमन फैक्टर्स। हम क्या ढूंढ रहे हैं? इनके कॉमन फैक्टर्स। तो दोनों के अगर मैं कॉमन फैक्टर की बात करूंगी तो कॉमन फैक्टर्स अगर मैं दोनों के लिखने जाती हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा? मुझे सिंपल है, दोनों में 5 प्रेजेंट है तो अकेला 5 है, इसमें 7 प्रेजेंट है बट यहाँ 7 नहीं है बाबू। ठीक है, तो जब 7 नहीं है यहाँ पे तो हमारा 7 यहाँ से छूट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? डायरेक्टली 5। और अगर इन केस मुझे इनका एलसीएम निकालना होता, तो इन केस अगर मुझे इनका एलसीएम निकालना पड़ता तो मुझे मिलता 7 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। सबकी मैक्सिमम पावर, 7 की मैक्सिमम पावर 2, 5 की मैक्सिमम पावर इसमें प्रेजेंट है 2, 2 की मैक्सिमम पावर 2 और 3 की मैक्सिमम पावर 2। तो उस केस में हम इस तरह से इनका एलसीएम निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द टेबल टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 10 एंड 15। 10 एंड 15 का एलसीएम निकालना है। अगेन कहता है कि टेबल यूज करो, तो 10 की टेबल लिख लो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. Similarly, write down the table of 15, 30, 45, 60, है ना, 75 and so on. ठीक है, एंड सो ऑन। तो अब अगर आप देखो एलसीएम निकालना है तो इसमें से लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो 30 ही है, दैट मींस इनका जो एलसीएम निकल के आएगा वो 30 आएगा। ठीक है, तो टेबल से हम इस तरह से निकाल सकते हैं। टेबल छोटे छोटे नंबर्स के लिए चल जाती है बट बड़े बड़े नंबर्स की हम टेबल नहीं लिख सकते, सो इन दैट केस वी यूज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, चलिए, is there any relation between LCM and HCF? Yes, there is a relation between LCM and HCF in case of the two numbers. अगर दो नंबर्स के केस में अगर हम बात करें तो ये रिलेशन सिर्फ दो नंबर्स के लिए है कि उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट उन दोनों के LCM इंटू HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो कोई भी दो नंबर्स हैं उनका अगर आपको प्रोडक्ट लिखना है तो वो उनके LCM इंटू HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सेकेंड पार्ट खत्म। अब आता है इर्रेशनल नंबर्स। व्हाट आर द इर्रेशनल नंबर्स? A number A is called irrational if it cannot be written, if it cannot be written in the form of P by Q, that means it cannot be written in the form of the two integers. अगर हम किसी नंबर को दो इंटीजर्स के रेशियो की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं तो ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं।
दैट मीन्स इरेशनल नंबर को हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, जैसे कि पाई, ई, √2, √5, हम इनको दो इंटीजर्स के रेशियो की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है, ना टर्मिनेट होता है ना रिपीट होता है। तो ये जो नंबर्स हैं ये आपके इरेशनल नंबर कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपको इसे कनेक्ट करना है कि इरेशनल नंबर ज्वाइन करिए तो √3 होगा, बिल्कुल होगा, √2 होगा, बिल्कुल होगा, ई होगा, बिल्कुल होगा, पाई होगा, बिल्कुल होगा, बाकी नहीं है क्योंकि ये भी दो इंटीजर्स का रेशियो है, ये तो अपने आप में ही इंटीजर है, और ये भी दो इंटीजर्स का रेशियो है, तो यस यही आपके इरेशनल नंबर यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द इरेशनल नंबर। और डेफिनेशन के अलावा इसमें क्या बनता है, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। ठीक है, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी कैसे हम इरेशनल नंबर्स को प्रूफ करते हैं वो समझते हैं। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, या फिर √3 इज इरेशनल, या फिर √5 इज इरेशनल, सबके लिए मेथड इज सेम, सबके लिए सेम मेथड है। क्या मेथड है, सबसे पहले हम कॉन्ट्रडिक्शन से इसको रेशनल इरेशनल प्रूव करते हैं, बट उसके लिए हम पहले एज्यूम करते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन, एज्यूम दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। अगर √2 एक रेशनल नंबर है तो हम उसको दो इंटीजर्स के रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द रेशनल नंबर। अगर √2 एक इरेशनल नंबर है तो हम उसको दो इंटीजर्स के रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए और बी को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ए और बी ऐसे नंबर्स हैं जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, नाउ आई विल एक्सप्लेन दैट हाउ टू सॉल्व आफ्टर दिस। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक जगह करके दिखाती हूँ। तो अगर ऐसा है तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको √2 भी लिख सकती हूँ ए के इक्वल, और मैं अब स्क्वायर कर दूंगी दोनों तरफ। आई विल स्क्वायर बोथ द साइड, सो वंस आई विल स्क्वायर बोथ द साइड आई विल गेट 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। मतलब मुझे मिल रहा है a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 into b स्क्वायर। दैट मीन्स आई कैन से कि ये जो 2 है ये a स्क्वायर का फैक्टर है। मतलब अगर देखो, अगर मैंने 10 को 5 into 2 लिखा है, दैट मीन्स ये 5 इज 10 का फैक्टर है और ये 2b इज 10 का फैक्टर है। तो अगर मैंने a स्क्वायर को 2 into b स्क्वायर लिखा है, दैट मीन्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। और एक बहुत ही अच्छी बात, अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर होता है तो वो नंबर उस नंबर का भी फैक्टर होता है। मतलब अगर मैं बात करूं 10 स्क्वायर की तो वो 100 है, और 100 को हम लिख सकते हैं 5 into 5 into 2 into 2। तो यहाँ पे ये 5 इज 10 का 100 का फैक्टर है, मतलब 10 स्क्वायर का फैक्टर है। तो क्या ये 5 10 का फैक्टर है? बिल्कुल है। 5 अगर 10 स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 10 का भी फैक्टर है। तो मतलब अगर 2 a स्क्वायर का फैक्टर है, दैट मीन्स 2 विल बी फैक्टर ऑफ a ऑल्सो। तो जो 2 है वो a का भी फैक्टर होगा। अब अगर कोई नंबर ऐसा है जिसका फैक्टर 2 है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन उसमें 2 आ रहा है, बाकी क्या आ रहा है हमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब a एक ऐसा नंबर 2 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा नंबर है जिसमें 2 तो आ रहा है लेकिन और क्या आ रहा है वो मुझे नहीं पता है, तो मैं उसको बोल देती हूँ लेट सपोज a इज इक्वल टू 2k। अब a की जगह पे मैं 2k यहां पुट कर दूंगी और यहां मुझे मिल जाएगा 2b स्क्वायर। मतलब मुझे मिलेगा 4k स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। मतलब मुझे मिलेगा b स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। अब अगेन मेरे पास सेम कंडीशन आ गई जो यहां थी। अब कहता है कि b स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर लिखा है, मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, और 2 अगर b स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 विल बी फैक्टर ऑफ b ऑल्सो। तो जो 2 है वो b का भी फैक्टर होगा। लेकिन आपने स्टार्टिंग में जो एज्यूम किया था अकॉर्डिंग टू दैट 2 जो है, जो a और b है वो कोप्राइम है, मतलब उनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन उसी अजम्पशन से आप तो ये प्रूव कर रहे हो कि 2 a का भी फैक्टर है 2 b का भी फैक्टर है। दैट मीन्स हमारी जो अजम्पशन है वो गलत है, हमने जो एज्यूम किया था वो गलत हो गया, वो गलत प्रूफ कर दिया हमने खुद को। दैट मीन्स √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो कैसे करते हैं मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूं। हमने एज्यूम किया कि √2 एक रेशनल नंबर है। अगर √2 एक रेशनल नंबर है तो हम उसको दो इंटीजर्स के रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं। b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर द कोप्राइम। दैट मीन्स अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगी और मैं ये लिख दूंगी।
अब इससे मुझे पता चलेगा कि 2a² का फैक्टर है। अगर 2a² का फैक्टर है तो 2a का भी फैक्टर होगा। दैट मीन्स a को हम 2k लिख सकते हैं। अब एक ही जगह पे हम 2k पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे और मुझे मिल जाएगा b² इक्वल्स टू 2k²। दैट मीन्स 2 जो है वो b का फैक्टर है। अभी तो आप कह रहे थे कि a और b को प्राइम है, अब आप कह रहे हो कि 2a का भी फैक्टर है, b का भी फैक्टर है, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। हमने जो एज्यूम किया था उसी से हमने खुद को गलत प्रूफ कर दिया। सो हियर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, √2 विल बी एन इर्रेशनल नंबर। इसी तरह से आप √3, √5 जो भी नंबर आएंगे यू विल डू बाय द सिमिलर मैनर। जस्ट वहां पे 2 की जगह पे 3 हो जाएगा, जहां 4 है वहां 9 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, सो ये आपका मेथड होता है फॉर द प्रूविंग इर्रेशनलिटी। इर्रेशनलिटी को प्रूव करने के लिए हम इस तरह से प्रूव करते हैं। होपफुली आपको ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको दिखाती हूं कि अगर आपको कभी भी इस तरह के नंबर्स दिए जाए b+- और b+-c, तो उनको कैसे इर्रेशनल प्रूफ किया जाएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बनते हैं। तो अगर आपको कभी भी b+√a इज एन इरेशनल नंबर टाइप का प्रूफ करना है, तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 2+-√2, जहां पे √2 एक इरेशनल है। अगर आपको कुछ इस तरह का प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे, इस तरह का कोई क्वेश्चन बनता है तो हम लेट कर लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है, और अगर ये एक रेशनल नंबर है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द रेशनल नंबर हम इसको दो इंटीजर्स के रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इधर हम फिर देखो इनमें से कोई एक ही साइन होगा, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। करने का तरीका सेम है, मैं दोनों साइन का एक साथ एक्सप्लेन कर रही हूं। -2 इधर चला जाएगा, पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि √2 इरेशनल है, आरएचएस में आ रहा है p-2q/q। p और q अगर इंटीजर्स हैं तो p-2q भी इंटीजर होगा और q भी इंटीजर होगा, मतलब आरएचएस में आ रहा है रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स और एलएचएस में आ रहा है इरेशनल, मतलब इरेशनल इक्वल्स टू रेशनल आ गया। तो यहां पे तो बात गड़बड़ हो गई ना। यहाँ पे देखिए, here p and q आर द इंटीजर्स, यहाँ पे p और q इंटीजर्स हैं, दैट मीन्स pa-2q/q इज अ रेशनल नंबर, बट √2 उसके हिसाब से तो √2 भी रेशनल होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट, बट ऐसा नहीं है, मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि √2 इज एन इरेशनल नंबर जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन था। तो दैट मीन्स हमारी अजम्पशन गलत हो गई। दैट मीन्स 2 + -√2 इज एन इरेशनल नंबर, नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, ओके। तो कैसे किया, सिंपल, हमने उसको रेशनल एज्यूम किया, दो इंटीजर्स का रेशियो किया, इस 2 को उधर ले गए, सॉल्व किया तो यहाँ पे दो इंटीजर्स का रेशियो आया। अगर ये दो इंटीजर्स का रेशियो है तो इधर रेशनल है, अकॉर्डिंग टू दैट √2 भी रेशनल होना चाहिए, क्योंकि रेशनल इक्वल्स टू रेशनल ही होगा। लेकिन √2 तो इरेशनल क्वेश्चन में दिया गया था, एज्यूम दैट यहाँ दिया था ना, एज्यूम वेयर √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो हमारी अजम्पशन गलत हो गई। तो इस तरह से प्रूफ करते हैं। अब अगर आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन मिले b+-c√a, तो उसको कैसे करेंगे, सेम तरीका, एग्जांपल ले लेते हैं 2 + -3√2, वेयर √2 इज एन इरेशनल नंबर, जहां पे √2 इरेशनल है। तो अगेन हम क्या करेंगे, उसको रेशनल एज्यूम करेंगे, p/q का रेशियो लिखेंगे, 2 को आरएचएस में लेके जाएंगे, इस बार इस 3 को भी आरएचएस में शिफ्ट कर देंगे जो मल्टीप्लिकेशन में था, मतलब बाय द एंड आपको एलएचएस में सिर्फ वो इरेशनल वाला नंबर रखना है, आरएचएस में सारे नंबर्स को शिफ्ट कर देना है। अब अगेन सेम कंडीशन, p-2q/3q is a rational number and this implies that √2 is a rational, but ये तो गलत हुआ क्योंकि क्वेश्चन में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। क्वेश्चन में कह रहा था कि √2 एक इरेशनल है, मतलब फिर से हमारी अजम्पशन गलत हो गई। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। आई होप आपको पूरा समझ आ गया है कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलो, सो इन टुडेज सेशन व्हाट वी हैव लर्न इतना ही है आपके रियल नंबर चैप्टर में, जिसमें से आपके लिए बनते हैं ये जो प्रूविंग टाइप के क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। हमने क्या क्या सीखा आज के सेशन में, हमने सीखा प्राइम फैक्टराइजेशन, हमने सीखा एलसीएम एचसीएफ, हमने सीखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फिर हमने सीखा एलसीएम एंड एचसीएफ, फिर हमने सीखा प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। तो ये आज का हमारा सेशन था। आई होप यू गाइज एंजॉय टुडेज सेशन।
आज का ये सेशन मैं इसी के साथ यहीं पे खत्म करती हूँ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं उनको ज्वाइन करिए। गो टू द होम एंड यहाँ पे एम्बाइब लाइव क्लासेस पे जाओ। आप यहाँ पे पहले तो अपना गोल चेंज करो, गोल 11th सिलेक्टेड है, लेट्स सिलेक्ट द गोल क्लास 10th, या देन गो टू द नेक्स्ट। और यहाँ पे आप देखिए, आपको यहाँ पे एम्बाइब लाइव क्लासेस दिख जाएंगी। आप नेक्स्ट वीक के सारे लेक्चर्स यहाँ देख पाएंगे एंड यू कैन रजिस्टर इन ऑल द लेक्चर्स। और आप सारे लेक्चर्स में रजिस्टर कर देंगे तो आपको सारे लेक्चर्स हमारे ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। ऑल द लेक्चर्स आर कंप्लीटली फ्री, है ना, सारे लेक्चर्स बिल्कुल कंप्लीटली फ्री अवेलेबल हैं। तो डू नॉट फॉरगेट टू एक्सप्लोर द प्लेटफॉर्म। इसके साथ साथ आप यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो सेशंस हो गए उनकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो। प्रैक्टिस के लिए गो टू द मैथमेटिक्स और अपनी एक बुक सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे जिस भी बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है, लाइक सपोज अगर आपको कोई एक स्पेशल RD शर्मा बुक से प्रैक्टिस करनी है, आपने वो सिलेक्ट कर ली। और यहाँ पे जिस चैप्टर की आपको प्रैक्टिस करनी है, लेट सपोज आपको रियल नंबर की ही करनी है और आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की करनी है, तो आप इसकी यहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। एंड साथ साथ पॉइंट्स टू रिमेंबर, प्रैक्टिस, सब कुछ एक ही जगह आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे टेस्ट दे सकते हो। यहाँ पे कुछ टेस्ट ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं। इसके अलावा आप क्रिएट योर ओन टेस्ट भी कर सकते हो। क्रिएट योर ओन टेस्ट से क्या बेनिफिट होता है, क्रिएट योर ओन टेस्ट में आपका जैसे स्कूल में टेस्ट है, आपकी मैम ने बोला कि 2 चैप्टर्स का टेस्ट है, तो आप उन दोनों चैप्टर्स का खुद से टेस्ट देके देख सकते हो रिवीजन के पर्पज से। जैसे पॉलिनोमियल का मैम ने बोला और रियल नंबर बोला, तो आपने यहाँ पे कस्टम टेस्ट कर लिया और टेस्ट का नेम दे दिया, टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल डिसाइड कर लिया, टेस्ट की ड्यूरेशन, टेस्ट के मार्क्स, सब कुछ डिसाइड करके नेक्स्ट करके इट विल जनरेट अ कस्टमाइज्ड टेस्ट फॉर यू एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट टेस्ट। ओके, सो इसको जरूर एक्सप्लोर करना एक बार। बाकी यहाँ पे कुछ चैप्टर टेस्ट और ऑलरेडी ये सब कुछ दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन टेस्ट 1 ऑलरेडी चैप्टर टेस्ट है, लाइव प्रोसेस टेस्ट 1, सारे टेस्ट पेपर काफी सारे बने हुए भी हैं, तो आप इनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्टार्ट योर अचीव जर्नी विद अस, सेट योर गोल एंड वी आर गोइंग टू हेल्प यू टू अचीव योर गोल, ठीक है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोगों ने अगर अभी तक एम्बाइब लेंस को एक्सप्लोर नहीं किया है तो डाउनलोड द एम्बाइब लेंस ऐप। उससे आप कोई भी कीवर्ड स्कैन कर सकते हैं एंड उस कीवर्ड से उससे रिलेटेड जो भी 3D मॉडल्स हैं उनको देख सकते हैं और उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कंप्लीटली फ्री, तो डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड दिस, ओके, एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल विद द गिवन लिंक एंड विद द गिवन QR कोड। फिर से एक और अमेजिंग सेशन में जल्दी ही मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी फिर से एक और नए सेशन में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.